हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं घर्षण। तो फोर्स और प्रेशर वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में या घर्षण के बारे में। देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और अगर समझ में आ जाता है तो बड़े इजी से क्वेश्चन इससे एग्जाम में से पूछे जाते हैं, जिनको आपको रटने की कतई जरूरत नहीं है। एक बार चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो आप इजीली इनके आंसर दे सकते हो। तो चलो, सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और हम ये जानते हैं कि वहाँ फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो एक एग्जाम्पल लो कि आप बैठे हो और रूम में हैं हम, और हम बॉल को लुढ़काते हैं। ठीक, क्या होता है, बॉल को आप लुढ़काते हो तो 2-4 सेकंड बॉल रोल करती हुई जाती है और कुछ दूर जाकर वो रुक जाती है। क्या किसी ने उसको रोका? नहीं रोका, लेकिन फिर भी वो रुक जाती है। होता है ऐसा। आप साइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, ब्रेक लगाते ही हमारी गाड़ी रुक जाती है, होता है ना। और कई बार आपने ध्यान दिया, एक साथ हम जल्दी से ब्रेक लगाते हैं तो कितनी तेज आवाज आती है। एकदम से मान लो हमारे सामने कोई आ जाता है, कोई जानवर या कोई बच्चा या कोई भी आ जाता है, तो एकदम से हम जल्दी से ब्रेक लगाते हैं और बहुत तेज, गाड़ी को भी एकदम से धक्का सा लगता है और बड़ी मुश्किल से गाड़ी एकदम से रुकती है। बहुत तेज स्पीड रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो एग्जांपल्स है ना, ये किसके एग्जांपल हैं? इसके, किसके? फ्रिक्शन के। अब यहाँ हम समझ रहे हैं इस टॉपिक को कि फ्रिक्शन जो है ये हमारी लाइफ में कहाँ अप्लाई हो रहा है, इसको हम कैसे कम या कैसे ज्यादा कर सकते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, और अगर फायदेमंद है तो किस तरह से, और नुकसानदायक है तो भी किस तरीके से। अब इसका होना तो हमने समझ लिया। अब अगर ये ना हो तो क्या होगा? तो देखो कि कोई गीली जमीन है और मार्बल का फर्श है जैसे मान लो, ठीक है, और गीला फर्श है। गीले फर्श पर आप चल रहे हो, जल्दी जल्दी क्या होगा? स्लिप हो जाओगे। तेल गिरा हुआ है किसी फर्श पर तो भी स्लिप हो जाओगे। केले का छिलका पड़ा है तो भी स्लिप हो जाओगे। तीनों ही केसेस में क्या हुआ? फ्रिक्शन नहीं था। यानी कि हमने ये जाना कि फ्रिक्शन जो है ये हमारे लिए जरूरी है भी और नहीं भी। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो भी हमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और फ्रिक्शन है तो प्रॉब्लम हो ही रही है। लेकिन फिर भी फ्रिक्शन के लिए कहा जाता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। इविल यानी दुश्मन, नेसेसरी यानी जरूरी। अगर फ्रिक्शन ना होगा तो हमारा चलना फिरना मुश्किल। पेंसिल से आप लिख नहीं सकते, पेन से आप नहीं लिख सकते, ब्लैक बोर्ड पर आपका टीचर आपको नहीं लिख के समझा सकता, गाड़ी हम नहीं चला सकते, पैदल हम नहीं चल सकते। यानी कि ये मान के चलो कि भले ये नेसेसरी इविल है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कंपलसरी है। इसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। चलो, तो ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि बल लगाया जा रहा है किसके द्वारा? फ्रिक्शन के द्वारा। इसकी डायरेक्शन को जानने का प्रयास करते हैं। एक बुक है, बुक ले लो, कोई भी चीज ले लो, इसको आप धक्का मारते हो, क्या होगा? अप टू अ लिमिटेड डिस्टेंस ये आगे जाएगी, और मान लो ये पोजीशन ए थी और ये पोजीशन बी है, यहाँ आकर ये रुक जाती है, ठीक है। ये हमने जमीन पर, या मान लो हमारी टेबल है उस पर किया। अब यहाँ पर क्या है? देखो, टेबल है और टेबल के ऊपर आपकी बुक है। यहाँ क्या काम कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसकी हम डायरेक्शन को पता करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि कोई ना कोई बल तो है भाई, खींचने या धक्का लगाने को बल कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो कोई ना कोई चीज तो है जो इसको रोक रही है, और वो जो चीज है वो बल है किसी ना किसी तरह का। यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? अब देखो कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा गति करती हुई वस्तु की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। इट ऑलवेज अप्लाइज, it always applies, so it always applies in the direction opposite to the motion, to motion। क्लियर है? यानी कि ये बल कब लग रहा है?
अब ये बल है कौन सा, जो कि इस बुक को गति करने से रोक रहा है, यानी कि किसी भी करती हुई वस्तु को जो बल रोक रहा है वो बल कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, किस दिशा में लग रहा है, इट ऑलवेज अप्लाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये और नोट कर लो, ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि आपने फोर्स सीधी तरफ बॉल को इधर रखा दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। बॉल को आपने लेफ्ट साइड घुमाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट साइड। क्लियर है बात। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो गति करती हुई वस्तु के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। अब इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कम और ज्यादा किया जा सकता है, इसको पता लगाते हैं। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है ना, ये किस किस चीज से प्रभावित होता है, क्या हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मान लेंगे भाई मैंने कह दिया कि ये कम हो जाता है या मैंने कह दिया ज्यादा हो जाता है और आप लोग मान लें। भाई कोई ना कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा हर बात का, मानने वाली बात है ही नहीं। साइंस जो है वो फैक्ट्स पर आधारित है, हर चीज जिसका की प्रूफ है वो साइंस से जुड़ी हुई है। चलिए तो अब अगला टॉपिक नोट कीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन है ना, इसको क्या क्या चीज प्रभावित कर रही है जिसके बारे में हम जानते हैं। देखो कि हम एक वो ले लेते हैं, वेइंग स्केल ले लेते हैं या कोई वजन करने की चीज ले लेते हैं, एक ईंट ले लेते हैं, ईंट या कोई पत्थर ले लेते हैं। ठीक है, और उसका वेट ना, एक वो आती है कमानीदार तुला, यानी कि वो ऐसे होती है, उसमें एक हुक सा होता है और उसमें आप किसी चीज को लटकाते हैं तो वो स्प्रिंग के थ्रू उतनी ही नीचे आती है जितना कि उस वस्तु का वेट होता है। आपने देखी होगी कई बार इस तरीके से लटकी हुई रहती है और यहाँ एक हुक सा लगा हुआ रहता है इसके अंदर। कमानीदार तुला, स्प्रिंग बैलेंस जिसको कहा जाता है, स्प्रिंग बैलेंस ले लो। या मान लो फील करने की भी कोशिश करें, आपने कोई बड़ा पत्थर या ईंट ले लिया, आपने ईंट ले लेते हैं, उसकी स्मूथ सरफेस होगी। ठीक है, अब ये जो ईंट है ना, मान लो ये ईंट है और हमने क्या किया कि इसको बांध दिया एक धागे से और वहां ये जो स्प्रिंग है इससे इसको नॉट कर दिया और ये स्प्रिंग के थ्रू इसको खींचा। अब इसमें क्या है, यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, क्या होगा, स्प्रिंग वहां तक खींच जाएगी। अब मान लो क्या होता है कि इसका वेट लगभग मान लो कितना, 3 kg है। ठीक है, अब ये जो 3 kg आ रहा है, अब हमने क्या किया, ये तो हो गई कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्लास्टिक है ना, इसको क्या करते हैं कि एक पॉलीथीन बैग के अंदर कवर कर देते हैं। ये मान लो ये हमारा पॉलीथीन बैग हो गया। ठीक है, फिर वही बांधा और ये स्प्रिंग से जोड़ दिया इसको। अब क्या होगा बताओ, वजन 3 किलो ही रहेगा या कम होगा या ज्यादा होगा, 4 हो जाएगा, नहीं होगा। अब वजन जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 3 kg। क्यों होगा बताओ, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि पॉलीथीन जो है इसकी स्लिपरी सरफेस है और ये जो लुब्रिकेंट होते हैं या ऑयल होता है या जो स्लिपरी सरफेस होती है ना, ये क्या करती है, फ्रिक्शन को कम करती है। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन क्या होगा, पॉलीथीन के अंदर इसको रखने से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा और फ्रिक्शन कम होने के कारण इसका जो वेट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो पहले की तुलना में कैसा हो जाएगा, पहले की तुलना में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मान जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो और एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि स्लिपरी सरफेस जो है ना, ये फ्रिक्शन को कम करती है, लेकिन अब कौन सी सरफेस है जो फ्रिक्शन को बढ़ा देगी। तो देखो एक एग्जांपल ले लो कि एक ऐसे स्लोप बना लो आप अपनी बुक्स का, ये बुक्स का ढेर लगा दिया आपने अपनी का, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आपने 2, 5, 7 बुक्स रख दी अपनी। ठीक, और यहाँ ये आपने एक बुक को ऐसे टेढ़ा रख दिया, ये आपकी स्टडी टेबल हो गई। और यहाँ से आपने क्या किया कि कोई भी पेन या पेंसिल आपकी उसको लोड करा, थोड़ी दूर जाकर मान लो यहाँ रुक जाती है, पोजीशन नंबर ए पर आपकी पेंसिल रुक जाती है। कंडीशन नंबर 1 कौन सी वाली, केवल टेबल पर। अब हम क्या करते हैं, इनको हटाते हैं और इसके ऊपर ना यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं या फिर क्या करते हैं, कोई कपड़ा बिछा देते हैं, कुछ भी मिट्टी डाल दें या कपड़ा बिछा दें। अब क्या होगा बताओ, अब जब आप ये पेंसिल रोल कराओगे
तो क्या ये उतनी ही दूर यहाँ जाएगी या आगे आएगी या यही रुक जाएगी? बताओ क्या होगा? होगा ये कि पेंसिल जो होगी कब क्लॉथ या सैंड जब होगा यही, मान लो यही रुक जाती है पोजीशन नंबर बी पर, यानी कि इट विल कवर लेस डिस्टेंस, कम दूरी को तय करेगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो देखो जब ये टेबल है ना तो क्या है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन जो है वो कम लग रहा है। वही पहली वाली बात पॉलीथीन बैग वाली। अब क्या हो रहा है, क्लॉथ या सैंड जब आपने बिछा दिया यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहां पर क्या बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया। तो यहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीजेस, फ्रिक्शन इंक्रीजेस है तो यहां पे फ्रिक्शन, लेकिन इसकी तुलना में कम है। ठीक, अब देखो अब हम ये जानते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है ना ये कैसे बनता है। तो ये तो समझ में आ गया कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम लगता है, तभी तो हम मार्बल के फर्श पर स्लिप हो जाते हैं जब वो गीला होता है। यही रीजन होता है उसके पीछे। अब देखो कि अब हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन क्रिएट कैसे होता है। देखो फ्रिक्शन जो होता है, ये जो दोनों सरफेस है ना इनके बीच में जो इरेगुलरिटी होती है उसकी वजह से जनरेट होता है। अब ये इरेगुलरिटीज है क्या, इनको समझो। देखो कि ये तो है आपकी टेबल, क्लियर है, ठीक, और ये है आपकी पेंसिल की सरफेस। तो क्या इनके बीच में इरेगुलरिटी है ना, भले ये कितने स्मूथ दिख रहे हैं लेकिन फिर भी हम माइन्यूट सी मान के चलते हैं कि इनके बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं। और ये इरेगुलरिटीज जितनी ज्यादा होंगी फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। अब देखो इसका एग्जांपल आपको आपके जीवन से जुड़ा हुआ मैं बताती हूँ कि आप फर्श पर स्लिप हो जाते हो, ठीक है, घर में, तो आपका घुटना हल्का सा चलता है, ठीक है। इसी जगह रोड पर स्लिप हो जाओ, पहन रखा है ना पैंट या पजामा, वो भी फट जाता है और घाव भी काफी बड़ा लगता है। बिकॉज रोड रोड पे क्या है, डामर है और रोड ही पड़ी हुई है, कई तरह की गंदगी पड़ी हुई है, कुछ रफ सरफेसेस ज्यादा है रोड पर। घर का फर्श जो है वो रोड की तुलना में कम फ्रिक्शन वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा, घर वाले फर्श पर चोट कम लगेगी। जबकि जो रोड है, उबड़ खाबड़ अगर रोड है, मान लो कोई रोड बनी रही है, वहां पर तो और भी ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा हैं, फ्रिक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? अब होता क्या है, देखो कि जब एक सरफेस पर दूसरी चीज स्लाइड करती है या चलती है तो क्या होता है, ये इरेगुलरिटीज है ना, इनके बीच में लॉकिंग हो जाती है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब ये इरेगुलरिटीज जितनी ज्यादा होंगी ये लॉकिंग उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ये लॉकिंग होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। बताओ आ गई कि नहीं बात समझ में? आ गई ना, कि दोनों सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज जब हैं, चाहे वो कितनी ही स्मूथ सरफेस है, फिर भी बहुत थोड़ी सी इरेगुलरिटीज तो होंगी ही। तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी और इंटरलॉकिंग होने के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। अब अगर रफ सरफेस है तो ये इंटरलॉकिंग और भी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो कम होगा और रफ सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो रफ सरफेस इरेगुलरिटी ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा, और इरेगुलरिटी कम तो फ्रिक्शन भी कैसा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कैसा होगा, कम होगा। अब देखो इसको और समझें अगर अपन, तो और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो कि इरेगुलरिटीज की अपन बात करें कि एक चटाई बिछा रखी है आपने, मैट है कोई, ये मैट जब अकेला जमीन पर बिछा हुआ है, मैट है या दरी है, तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा लगाना पड़ रहा है, बताओ। दरी को आसानी से अकेले खींच सकते हो ना, तो मैट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा है, कम है। कब? जब ये कैसी है, खाली है। मैं आप अकेले खींच के ले आएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मानो कि इस मैट के ऊपर जब दो बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या आप इतनी ही स्मूथली इसको खींच लोगे क्या? हो जाएगा क्या ऐसा? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे क्या रीजन है कि
प्रेशर इंक्रीजेस, है ना, तो इफ प्रेशर इंक्रीजेस the force of friction will also increase. रीजन बताओ वाई, क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग ज्यादा हो रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेस कर रहा है, इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छे से हो रही है, इसलिए क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई होगा, और उसको हटाने के लिए फोर्स ऑफ चीज मूव कब करेगी, जब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा बल लगा दोगे तभी तो चीज मूव करेगी। तो क्या होगा कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा और उसको हटाने के लिए आपको ज्यादा हिम्मत, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये रीजन होता है कि भारी चीज को खिसकाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अब देखो, तो ये फ्रिक्शन जो है ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। होता है क्या, याद करो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है, देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें, देखो कि आपके पास क्या है, आपके पास है मान लो एक बक्सा जिसमें आपने थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, ठीक, उसको आपको क्या करना है, दिवाली की सफाई चल रही है, मान लो मम्मा ने कहा है इसको यहाँ की जगह उस वाले रूम में वहां जाके ले जाके रख दो। क्या करोगे आप, दोनों भाई बहन मिलकर या दो जने मिलकर अपने किसी फ्रेंड या किसी के भी साथ मिलकर आप उसको खिसकाओगे, कैसी मेहनत लगेगी बताओ, ज्यादा लगेगी ना। और अगर भरा हुआ है, खाली है जब तो कम लगेगी, और अगर भरा हुआ है तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, आपको और भी ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मात्रा कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब एग्जांपल देखो कि इस ही बक्से के अंदर जो नीचे इसकी चार पाए हैं ना, वहां हमने चार छोटे छोटे पहिए लगवाए, अब कितना जोर आएगा बताओ, ऑब्वियसली नॉट, है ना। क्या करोगे, बस थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखना है, दोनों भाई मिलकर फटाफट, दोनों भाई या दोनों बहन या एक भाई एक बहन कोई भी मिलकर फटाफट इसको क्या करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जहां मम्मा कहेगी वहां 2 मिनट में पहुंचा दोगे। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कैसा होगा, कम होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली मोर देन अ रोलिंग फ्रिक्शन। तो चीज को रोल करना जो होता है ना, कैसा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी इसका नाम देखो एक बार और चेक कर लो, गलत लिख दिया मैंने, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और यहाँ लिखो आप स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग रोलिंग तो एक ही बात है, सॉरी सॉरी, है ना। चलो, तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये होगा कम और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ज्यादा। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रुकी हुई चीज को चलाना, ठीक है, चेक कर लेना, इसको दोबारा ठीक से लिख लेना, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन पर आगे बढ़ेंगे, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन रुके हुआ जो बक्सा है उसको आपने खिसकाया तो ज्यादा जोर लगाया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइड कर रहा है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये वाला ऐसे, ठीक है ना। तो आपको जैसे किसी चीज को नीचे लेकर आना है, स्लाइड करवाना है ना, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो मान होता है वो कैसा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो मान होगा वो कैसा होगा, कम होगा, किसकी तुलना में, स्टैटिक फ्रिक्शन में। स्लाइड करवाना है एकदम इजी है, फटाफट चला जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रुकी हुई चीज को आपको गति करवानी है तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन आगे पढ़ेंगे, इसको सही करेक्ट कर लेना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका मान हमेशा इससे कम होगा, भले ही माइन्यूट सा ही कम हो लेकिन कम होगा, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, क्लियर, फैक्टर्स हमने देख लिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा, है ना, और पॉलीथीन या कोई स्लिपरी चीज है तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम लगेगा, और रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, कम लगेगा। अब है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। देखो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर बनता है ना तो इसी टॉपिक पर से बनता है। नेसेसरी इविल का मतलब ये है कि आपको दोनों चीजें पता करनी है, क्या क्या, एक तो ये कि इसके फायदे क्या हैं और दूसरा ये कि इसके नुकसान क्या है। अब पहले हम बात करते हैं नुकसान की, है ना, कि फ्रिक्शन जो है ना इससे हमें नुकसान क्या क्या हो रहा है।
या फायदे की बात करें पहले? चलो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं और इसके फायदे या प्रॉफिट्स की बात करते हैं। चलो देखो क्या क्या काम कर पा रहे हो आप? चलना, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो ना तो बॉडी का बैलेंस ही नहीं बने हमारा और हम चल ही नहीं पाए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लिखती जाती हूँ, है ना, और देखो कि क्या यहाँ पर फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। राइटिंग इन कॉपी विद अ पेन और अ पेंसिल, कहीं गलत हो तो बता देना। ठीक है, ये देखो राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, दीवार में कील लगाना, कील ठोकना, वहां भी फ्रिक्शन काम आ रहा है, पता है आपको? ये लो, दीवार में कील ठोकना, बताओ सही है कि एग्जाम्पल? ठीक है, और देखो चीजों को पकड़ना, यहां भी फ्रिक्शन काम आ रहा है। एग्जाम्पल से समझो, देखो चलना समझ में आ गया। जब आप कॉपी पर पेन या पेंसिल से लिखते हो तो फ्रिक्शन काम आता है, तब आप लिख पाते हो। पेपर की सरफेस और हमारी पेंसिल या पेन जो है उनके बीच में फ्रिक्शन अप्लाई होता है, जब जाकर हम लिख पाते हैं। फिर ब्लैक बोर्ड पर भी टीचर तभी लिख पाता है कि फ्रिक्शन की वजह से ही वो अंदर जाती है। चीजों को पकड़ना, एग्जाम्पल ले लो, देखो आप क्या करो, एक कांच का ग्लास ले लो और उसके बाहर ना ऑयल या घी लगा लो थोड़ा सा, ठीक है, और एक मिट्टी का कुल्हड़ ले लो, उसके बाहर भी लगा लो। अब बताओ कि क्या ऐसे फ्रीली आप उस कांच के ग्लास को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? स्लिपरी सरफेस हो जाएगी। कितनी भी पकड़ो की कोशिश करो, वो आपके हाथ में से बार बार ऐसे लगेगा कि निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। क्योंकि क्या होगा कि वो जो हमारा मिट्टी का कुल्हड़ होता है ना, उसकी सरफेस पर बहुत माइन्यूट से क्या होते हैं, छेद होते हैं, जो फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे आपको उसको पकड़ने में आसानी रहती है। जबकि ग्लास जो है इसकी स्मूथ सरफेस होती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, ऑयल या ग्रीसिंग करने से और भी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पकड़ना मुश्किल है। जबकि आपका जो कुल्हड़ है उसको पकड़ पाना आसान होता है। ठीक है, अब कोई चीज मूव कर रही है, चल रही है, मूव कर रही है, तो भी फ्रिक्शन है। तो ये सारे काम किसकी वजह से हो रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से हो पा रहे हैं। गाड़ी चल रही है ना, व्हीकल्स जो चल रहे हैं, ये भी किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा ना, व्हीकल उतना ही स्मूथली चलेगा। बारिश के दिनों में आपने देखा है, हम भी चल पा रहे हैं ना अगर स्लीपर या फुटवेयर पहन के, तो फ्रिक्शन की वजह से। आपने देखा है हमारी चप्पलें ना नीचे से एकदम स्मूथ नहीं होती हैं, उनमें रिजेस बने हुए रहते हैं। और जो प्लेयर्स होते हैं, मैच तो आप सभी देखते होंगे, तो वहां पर देखा है आपने कि जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनके जूतों में स्पाइक शूज पहनते हैं वो, अगर नाम आपको पता हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कितना तेज तेज उनको भागना पड़ता है। तो स्पाइक शूज जो होते हैं वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उनको भागते समय गिरने का डर कम रहता है। हम चलते हैं, हमारे शूज में देखो आप कितने सारे रिजेस होते हैं हमारी स्लीपर्स में, शूज में। उसके पीछे भी रीजन क्या है? टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर कम होगा ना तो हम चल नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में हमारी जो पुरानी स्लीपर अगर हम पहन लेना और फर्श गीला हो तो हम बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं उस चप्पल से। रीजन बिहाइंड कि उसका जो सोल है उसके रिजेस कम हो चुके हैं। रिजेस कम होने से क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों सरफेस यानी कि मार्बल का फर्श या जमीन और हमारी स्लीपर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम अप्लाई होता है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग कम होती है और उसकी वजह से हम स्लिप हो जाते हैं। क्लियर है? और देखो छोटी गाड़ियां होती है ना, स्कूटी, बाइक वगैरह, तो उनकी जो टायर होते हैं उनमें रिजेस छोटे छोटे होते हैं, बहुत बहुत सेंटीमीटर्स में, ऐसे छोटे छोटे लाइन्स या अलग अलग डिजाइन बने हुए रहते हैं। ट्रक में देखा है आपने कितने मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे रिजेस बने हुए रहते हैं इस तरीके के, है ना, अलग अलग तरह के। उनके पीछे क्या रीजन होता है? तो देखो ट्रक कितना सारा सामान लेके जाता है ना, क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग को कम कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। तो जितने ज्यादा रिजेस होंगे फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा गाड़ी को आगे मूव कराना उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? ड्राइवर के लिए आसान हो जाएगा। तो जो ट्रक है वो आसानी से मूव कर पाए, इसीलिए उसमें इतने बड़े बड़े रिजेस होते हैं, क्योंकि वजन उसको ज्यादा उठाना पड़ता है प्रेशर की वजह से। क्लियर है? तो ये सारे तो क्या हो गए? फायदे हो गए। किसके?
फ्रिक्शन के, है ना, फ्रिक्शन की वजह से। और बताऊं आपको फ्रिक्शन का एग्जांपल, ये देखो माचिस का जलना, कैसे जल रही है माचिस, पढ़ा है ना आपको माचिस के बारे में, रेड फास्फोरस होता है उसकी सरफेस पे लगा हुआ, और जब हम माचिस का मसाले वाला हिस्सा उस पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से माचिस जल जाती है। तो माचिस जलती भी किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये हमारे जीवन में हर जगह काम आ रहा है। और देखो पुराने टाइम में आपने देखा था ना कि क्या होता था, आग जलाते थे तो क्या करते थे, दो लकड़ियों को आपस में रगड़ते थे और घास के पास ले जाते, आग लग जाती थी, वहां भी फ्रिक्शन है, ठीक है ना। हमें ठंड लग रही है, सर्दियों में क्या करते हो आप, बहुत ठंड है बहुत ठंड है, क्या होता है, गर्म फील होता है ना हाथों में, क्यों, क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो समझ में आ रहा है फोर्स, आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे कितना ज्यादा काम आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करना है, तो ये तो हो गए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फायदे, लेकिन अब इसके नुकसान भी हैं। नुकसान देखो क्या होता है, गिर पड़ जाते हैं तो चोट लग जाती है, पहली बात। दूसरी बात, धीरे धीरे हमारी मशीन्स होती हैं, जूतों के सोल घिस जाते हैं, फिर से नए खरीदने पड़ते हैं, ये नुकसान, आर्थिक नुकसान हो जाता है। मशीन्स होती हैं, चलते 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 हमारी मशीन्स जो है ना, उनकी वेयरिंग टेयरिंग होती रहती है, यानी कि टाइम टाइम पर उनको चेक कराना पड़ता है। और भी कई सारे नुकसान है जिनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी ये आप मुझे बताओगे, अच्छे से पढ़ोगे, अगली क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे स्पीड अप करके, और जल्दी जल्दी आप चैप्टर्स को पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि साइंस कंप्लीट होने के बाद मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, आज की क्लास के नोट्स बना लो, अच्छे से सुन लिया है तो आराम से याद हो जाएगा, चैप्टर को बार बार रटने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।